अब उसे बचा रहा हूँ, ये बस उसका बदला चुकाने के लिए है। उसने लायबा की ओर देखा और बोला, हर किसी को साधना का अधिकार है, बस तेरा अधिकार थोड़ा देर से आएगा, मगर कोई बात नहीं, अगर तू मेहनत करेगी तो निश्चित रूप से एक अनुपम योद्धा बनेगी। जब आर्यन धरती पर था तब वो भी एक कचरा था जिसके शक्ति चक्र तोड़ दिए गए थे और वह साधना नहीं कर सकता था। वह लायबा की भावनाओं को समझ सकता था। इसके बाद आर्यन ने हल्के से कहा, भाई अंशुल, भाई सियान, तुम दोनों मेरी रक्षा करो, मुझे एक पिल बनानी है। सियान ड्रैगन चौंक गया, यहाँ पिल बनाओगे? अंशुल ने कहा, नीलामी हॉल में कुछ गुप्त कक्ष हैं, क्यों ना? आर्यन ने कहा, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, 1 मिनट काफी है। सियान ड्रैगन का चेहरा फिर से हिल गया। 1 मिनट? चंद्रकांति पुष्प जैसी पौराणिक जड़ी को 1 मिनट में शोधन करके पिल बनाना असंभव था। जड़ी का स्तर जितना ऊंचा होता है, शोधन उतना ही मुश्किल होता है। सियान ड्रैगन को यकीन नहीं हुआ। अंशुल भी मुंह फाड़े आर्यन को देख रहा था। आर्यन ने फनेस निकाला, फिर उसका विचार हिला और उसने अपने दिल में चिल्लाया, आचार्य अमृतेश। भन! आर्यन के शरीर के भीतर से एक ऊर्जा की लहर सक्रिय हुई। इसके बाद आर्यन ने तुरंत औषधि कौशल के पितामह आचार्य अमृतेश की शक्तियों को महसूस किया। पौराणिक जड़ी क्या, शोधन में कठिनाई क्या, यह इस बात पर निर्भर करता था कि कौन कर रहा है। आचार्य अमृतेश कौन था? वो स्वर्गीय देवताओं के लिए पिल्स बनाने वाला सर्वोच्च विशेषज्ञ था। महज चंद्रकांति पुष्प, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आर्यन ने कहा था कि 1 मिनट, लेकिन उसे वास्तव में कुछ सेकंड ही चाहिए थे। आचार्य अमृतेश की आभा आर्यन के शरीर से पूरी तरह निकल पड़ी। आर्यन ने 1 सेकंड भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उसका विचार हिला और वह तेजी से शोधन करने लगा। चंद्रकांति पुष्प, रक्ततारा, ब्लड लाइन और कुछ उच्च स्तर की जड़ी बूटियां निकाली। ये देखकर सियान ड्रैगन और भी हैरान रह गया। इन जड़ी बूटियों को 1 मिनट में शोधन करना असंभव है और तू पिल भी बना लेगा। लेकिन वह बोलना खत्म भी नहीं कर पाया था। फनेस पागलों की तरह घूमने लगा और अंदर की जड़ी बूटियां और रक्ततारा ब्लड लाइन तुरंत एक दूसरे में मिल गई। आचार्य अमृतेश की शक्तिशाली ऊर्जा सुनहरी रोशनी के साथ फनेस में उमड़ पड़ी। इस तरह की शक्ति को बाहरी लोग देख नहीं सकते थे। 3 सेकंड बाद भन! फनेस घूमना बंद हो गया और आर्यन की ऊर्जा से निकली ज्वालाएं भी गायब हो गईं। आचार्य अमृतेश की शक्ति धीरे धीरे आर्यन के शरीर से गायब हो गई। जैसे ही पिल बनी, आर्यन ने इस शक्ति को वापस खींच लिया, क्योंकि आचार्य अमृतेश का समय बहुत कीमती था। आर्यन को हर सेकंड को संजोना था। सियान ड्रैगन ने आर्यन को मूर्खों की तरह देखा और संदेह भरे स्वर में पूछा, क्या पिल बन गई? निजी कक्ष में सभी लोग स्तब्ध होकर आर्यन को देख रहे थे। यह इतना तेज था कि कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। क्या ये पिल बनाने की गति थी? ये तो एक झटके में हुआ। ऐसा कोई पिल रिफाइनिंग का तरीका ही नहीं था और पूरे डार्क वर्ल्ड में ऐसी गति नहीं थी। कोई भी इतने उच्च स्तर की जड़ी बूटियों को कुछ पल में शोधित नहीं कर सकता था, पिल बनाना तो दूर की बात। ये बस एक कल्पना थी, नामुमकिन कार्य था। लेकिन जैसे ही आर्यन ने फनेस का ढक्कन खोला, सियान ड्रैगन तुरंत उसकी ओर लपका। फनेस में सुनहरे रंग की पिल को देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल बाहर निकल आएगा। अंशुल भी एक पल में दौड़ पड़ा और फिर वो भी मुंह फाड़े देखता रह गया। अमोघेश का हाल भी कुछ ऐसा ही था। कक्ष में सभी के चेहरों का रंग उड़ चुका था और फनेस को हक्के बक्के देख रहे थे। सूरमास आगे बढ़ा और देखा और उत्साह से हंसते हुए बोला, बॉस तुम तो गजब हो, हा। बाकी लोग एक बार में 1 पिल शोधित करते हैं, लेकिन तुमने तो 5 पिल बना डाली। ये तो कमाल है। आर्यन की नजरें खाली थी।
असल में उसे भी नहीं पता था कि उसने कितनी पिल बनाई हैं। फनेस में 5 पिल्स को देखकर जो चिड़िया के 5 सुनहरे अंडों की तरह पड़ी थी वह भी थोड़ा हैरान रह गया। उस पल वह अपने दिल में बेहद हैरान था और मन ही मन सोचा, आचार्य अमृतेश, वाकई आचार्य अमृतेश है, बहुत ज़बरदस्त। कमबख्त, मैं भविष्य में औषधि शास्त्र कैसे सीखूंगा? बस कोई तरीका ढूंढना होगा कि आचार्य अमृतेश का पूरा ज्ञान मुझे मिल जाए। हाँ बिल्कुल, मैं तो ज़बरदस्त हूँ। इस सोच के साथ आर्यन कल्पनाओं में खो गया। अगर औषधि शास्त्र के लिए आचार्य अमृतेश का उपयोग कर सकता हूँ तो शिल्प शोधन का क्या, फॉर्मेशन मास्टरी का क्या, अन्य कलाओं का क्या? वाह, मुझे क्यों लग रहा है कि सुख की लहर मेरी ओर दौड़ रही है। मैं इसे रोक भी नहीं पा रहा। हाँ, मैं सहायक व्यवसायों का एक जखीरा बनाऊंगा। आर्यन अपने दिल में उल्लासित था। जैसा उसने सोचा, अगर वह आचार्य अमृतेश को पिल रिफाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता था तो स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च विशेषज्ञों को शिल्प कौशल और बाकी कौशलों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि यह बस एक तर्क ही था, अब सब कुछ उसकी किस्मत पर निर्भर था। बट जब आर्यन कल्पनाओं में खोया हुआ था, सियान ड्रैगन अपने घुटनों को काबू नहीं कर सका और सीधे घुटनों के बल बैठ गया। भाई आर्यन, नहीं नहीं नहीं, गुरु आर्यन, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो। वो पागल होने वाला था। उसे लगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में जो ज्ञान प्राप्त किया वो सब बेकार था। और असल औषधि कौशल क्या था, उसे आज आखिरकार समझ आया। आर्यन की तुलना में उसकी सारी तरकीबें और तकनीकें बस कचरा थी। उन्हें बाहर निकालना तो बस शर्मिंदगी थी। क्या हकीम सूची, क्या नीलत्रंग साम्राज्य का नंबर 1 हकीम मास्टर, ये सब बकवास था। उन 3 सेकंड ने सियान ड्रैगन को जबरदस्त झटका दिया, मानो उसका सब कुछ खत्म हो गया हो। आर्यन ने तुरंत सियान को उठाया और बोला, अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? सियान ड्रैगन ने सिर हिलाया और बोला, अगर तू मुझे घुटनों पर बैठने देना चाहता है तो बैठने दे। मैं अब तेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं हूँ, मुझे घुटनों पर रहने दे। उसे लगता था कि उसका औषधि कौशल ठीक ठाक था और वह डार्क वर्ल्ड में शीर्ष स्तर का था, लेकिन वो तो बकवास से भी बदतर था। आर्यन थोड़ा घबरा गया और बोला, बड़े भाई, ये बस एक संयोग था। मैंने सिर्फ किस्मत से पिल शोधित की, मैं अपनी कला पर निर्भर नहीं था। मैं तेरी तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। वो ये तो नहीं बता सकता था कि उस पल उसके शरीर में स्वयं आचार्य अमृतेश की शक्तियाँ बह रही थी। यह आर्यन का नहीं, उनका कमाल था। सियान ड्रैगन ने आर्यन को भ्रमित नज़रों से देखा और बोला, किस्मत से पिल शोधित की? पिछली बार तूने मुझे जो पिल दी थी वो भी किस्मत से बनाई थी। मैं भले ही बुरा हूँ या नहीं, अगर तू आज मुझे वचन नहीं देगा तो मैं नहीं उठूंगा। सियान ड्रैगन का शरीर और झुक गया और ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा रहा। वो बहुत दृढ़ था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी दृढ़ता नहीं दिखाई थी। अंशुल ने हल्के से कहा, बस उसे वचन दे दे, वरना वो सचमुच नहीं उठेगा। किसने तुझे ऐसा दैवीय कौशल को दिखाने को कहा? मुझे पिल रिफाइन करना नहीं आता। अगर आता तो मैं निश्चित रूप से फनेस तोड़ देता और इस जन्म में फिर कभी औषधि शास्त्र नहीं सीखता। अंशुल के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कान थी। आर्यन का औषधि कौशल वाकई बहुत दैवीय था। उसके पास कोई चारा नहीं था। मजबूरन आर्यन को ये कहना पड़ा, ठीक है, लेकिन भाई सियान, हम फिर भी पहले की तरह भाई ही रहेंगे, गुरु चेला नहीं, और मैं सच में तुझे कुछ नहीं सिखा सकता। सियान ड्रैगन ने तुरंत कहा, बस मुझे अपने साथ रख लो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। हफ आर्यन ने एक गहरी सांस छोड़ी और हार मानते हुए बोला, ठीक है, पहले तू उठ जा। इसके बाद आर्यन ने अभी अभी शोधित 5 में से एक पिल निकाली और सियान को सौंपते हुए बोला, भाई सियान, इस पिल के गुण देखो। हाँ गुरु,
चूंकि उसने उसे गुरु मान लिया था, सियान अब कोई हिचक नहीं दिखाएगा। भले ही आर्यन सहमत ना हो, वह उसे गुरु ही बुलाएगा। पिल लेने के बाद सियान ड्रैगन ने अपनी चेतना से हल्के से उसे महसूस किया और फिर उसका चेहरा हैरानी से भर गया और वो बोला, परम रैंक से ऊपर की गुणवत्ता, इसे निर्वाण रैंक पिल कहा जा सकता है। और गुण की बात करें तो ये ब्लड लाइन को मजबूत कर सकती है, ब्लड लाइन का स्तर बढ़ा सकती है और इसमें रक्तअंशों में फैली किसी भी तरह की अशुद्धता या जहरीले तत्वों को खत्म करने की क्षमता है। ये पिल ये तो ब्लड लाइन के लिए एक अमृत की तरह है। अगर चंद्रकांति पुष्प सिर्फ ब्लड लाइन को शक्तिशाली करता है तो इस पिल का प्रभाव उससे 10,000 गुना नहीं 1,00,000 गुना जायद है। सियान ड्रैगन का चेहरा उत्साह से दमक रहा था। ये पिल बस बहुत ज़बरदस्त थी। आर्यन ने अपने दिल में बुदबुदाया, आचार्य अमृतेश ने वाकई मुझे निराश नहीं किया। फिर आर्यन ने एक और पिल निकाली और लायबा को सौंपते हुए बोला, इसे खा ले, ये तेरी बीमारी को ठीक कर देगी। लायबा का चेहरा आंसुओं से भरा था। वह नहीं जानती थी कि अपनी मौजूदा भावनाओं को बयान करने के लिए क्या कहे। उसने सावधानी से पिल ली और धीरे धीरे निगल ली। आर्यन ने कहा, यहाँ 4 और हैं। अमोघेश चाचा, एक तेरे लिए। सूरमास, तेरी ब्लड लाइन का लेवल अभी बहुत अच्छा नहीं है, तू भी एक ले ले। भाई अंशुल, भाई सियान, तुम दोनों को भी एक एक। आर्यन बिल्कुल कंजूस नहीं था। ये पिल ब्लड लाइन को शक्तिशाली कर सकती थी और उसका स्तर बढ़ा सकती थी, लेकिन यह उसकी कर्सड ब्लड लाइन के लिए बेकार थी। उसने अभी कर्सपिचाश तकनीक का उपयोग करके इसे महसूस किया था। उसमें कोई भी उबाल नहीं आया, जिसका मतलब था कि यह पिल आर्यन के लिए बेकार थी। कक्ष में सभी लोग एक बार फिर से स्तब्ध रह गए। चंद्रकांति पुष्प की ही कीमत 60,000 स्टार एम्ब है और इस पिल में ना जाने तूने कितनी उच्च स्तरीय जड़ी बूटियां मिलाई थी। इस पिल की कीमत कम से कम 6 लाख स्टार एम्ब से ऊपर होगी। हम इतनी महंगी कीमत नहीं दे सकते आर्यन, तुझे इसे अपने लिए रखना चाहिए। अमोघेस ने कहा, बॉस, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जब वे बोल रहे थे, अचानक लायबा के शरीर पर लाल रोशनी चमकने लगी, धीरे धीरे बढ़ती गई। अंत में यह एक शक्तिशाली ऊर्जा बन गई जो बाहर की ओर उमड़ी, जिससे पूरा नीलामी हॉल हिल गया। आर्यन की नज़रें तंग गईं, वह चिंतित होने लगा और बोला, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। सियान ड्रैगन उत्साह से हंसा और बोला, इस पिल की शक्ति बहुत प्रबल है, कुछ नहीं होगा। उसकी काया इसे पूरी तरह सहन कर सकती है। जब इस तरह की शक्ति उसमें समाहित होगी तो उसकी शक्तियों में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। बस देखते रह। रॉयल कक्ष से ऊर्जा की तेज लहरें निकल रही थी। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। ये क्या हुआ? उस निजी कक्ष में क्या हो रहा है? वह लाल रोशनी का विस्फोट क्या है? कितनी शक्तिशाली ब्लड लाइन आभा है? गौरांग ने धीरे से कहा, क्या हमें इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर कुछ करना चाहिए? सभी का ध्यान रॉयल कक्ष पर केंद्रित था। अगर इस समय वे कोई कदम उठाते तो निश्चित रूप से सबको चौंका देते। वीरन तुरंत बोला, हमारा लक्ष्य डिवाइन स्क्रॉल है। वो अभी तक सामने नहीं आया है, इसलिए जल्दबाजी में कुछ मत कर। गौरांग ने सिर हिलाया, ठीक है। हेलगेट वरदान मंडल और नवखंड महासन के लोग भी तनाव में थे। उन्हें नहीं पता था कि रॉयल कक्ष में क्या हो रहा था। वे भी सोच रहे थे कि क्या उन्हें कुछ करना चाहिए, लेकिन अंत में वे वीरन की तरह ही रुके रहे। अंशुल बाहर निकला और ऊंची आवाज में बोला, इस रॉयल कक्ष के पास कोई नहीं आएगा। जो भी अवज्ञा करेगा उसे मार दिया जाएगा। सभी फिर से हैरान रह गए। उसी समय रत्नकुंज के कुलीन रक्षक तुरंत रॉयल कक्ष को घेर कर खड़े हो गए और यहाँ तक कि एक चंद्रतारा स्तर का योद्धा भी उसकी रक्षा कर रहा था। इस तरह का गठन सभी को और भी हैरान कर गया। आखिर हुआ क्या है? मुझे क्यों लग रहा है कि अंदर कोई खतरनाक आभा बढ़ रही है?
लाल रोशनी का विस्फोट, ये ब्लडलाइन शक्ति का उदय है। क्या अभी खरीदा गया चंद्रकांति पुष्प निगल लिया गया? सभी अनुमान लगा रहे थे कि क्या हुआ था, इतना कि नीलामी कुछ देर के लिए रुक गई। इससे अग्रेश्वर बहुत नाखुश हुआ। पिल नीलामी चरण पहले ही बहुत समय खा चुका था और अब अचानक ऐसी घटना होने से वो स्वाभाविक रूप से नाखुश था। अग्रेश्वर ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, अंशुल तू आखिर कर क्या रहा है? अंशुल ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, अग्रेश्वर मुझे जो करना है उसका हिसाब तुझे देने की ज़रूरत नहीं है ना? तुझे ये सोचना चाहिए कि नीलामी के बाद अध्यक्ष जी को क्या जवाब देगा। अग्रेश्वर ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी जवाब तो तुझे भी देना होगा। इस साल की पिल नीलामी देख, उस जड़ी बूटी के अलावा क्या कोई पिल 10,000 से ज़्यादा में बिकी? रत्नकुंज ने तुझ पर इतने संसाधन खर्च किए हैं, वो ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं थे। अरे हाँ, वो सियान ड्रैगन, तुम दोनों ने मिलकर उन संसाधनों के पैसे हड़प तो नहीं लिए ना? अग्रेश्वर मानो फिर से जीवित हो गया था। यह नीलामी उसका आखिरी मौका था। अगर वह अपने खजानों के लिए ऊंची कीमत उगा पाया तो उसके पास जिंदा रहने का मौका था। अंशुल का चेहरा गहरा हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, अग्रेश्वर जल्दबाजी मत कर। उसने उसे यह नहीं बताया कि उम्र बढ़ाने वाली पिल भी नीलामी के लिए थी, लेकिन अग्रेश्वर ने जो कहा वो सच था। इस साल की पिल नीलामी में कुछ विशेष नहीं था। इसमें कोई नयापन नहीं था और कोई ऊंची कीमत नहीं मिली थी। ये कहा जा सकता है कि इस साल की पिल नीलामी घाटे में थी। अग्रेश्वर ने फिर से कड़वे लहजे में तंज कसा, मुझे क्यों लगता है तुझे पिल विभाग का एल्डर बनने की ज़रूरत नहीं है। घर जाकर शकरकंद होगा। केवल एक आखिरी पिल जखीरा बचा है। इसके बाद तुझे अध्यक्ष जी को जवाब देना होगा। अग्रेश्वर ने ठंडी हंसी हंसी। अंशुल, अब देखता हूँ तू क्या करता है। हा हा हा। अग्रेश्वर अपने दिल में पागलों की तरह हंस रहा था। इस दौरान रॉयल कक्ष में लाल रोशनी और तेज होती जा रही थी। लायबा का शरीर तेजी से बदल रहा था। अमोघेश बहुत चिंतित था। आर्यन भी चुपके से अपनी मुट्ठियां कस रहा था। उन्हें नहीं पता था कि लायबा की मौजूदा स्थिति क्या थी। क्या वह दर्द में थी या परिवर्तन से गुजर रही थी? क्या वह इसे सहन कर पाएगी? तभी धड़ाम, एक जोरदार आवाज गूंजी। लायबा की पीठ से अचानक बड़े बड़े सफ़ेद पंख निकल आए। पंख 5 मीटर लंबे थे और गहरी चमकदार सफ़ेद शक्ति से लिपटे हुए थे। जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, धम रॉयल कक्ष की एक तरफ की दीवार भेद दी गई और बाहर सभी ने उस विशाल सफ़ेद पंख को देखा। सभी स्तब्ध रह गए। ये क्या है? ये पंख किस तरह की दिव्य शक्ति छोड़ रहा है? क्या उसने दिव्य पंख हासिल कर लिए हैं? लेकिन ये कैसे संभव है? डार्क वर्ल्ड में ऐसे स्तर तक साधना करने वाले कितने लोग हैं? ये शख्स कौन है? नीलामी हॉल में हड़कंप मच गया। उस विशाल पंख से निकलने वाली शक्ति बहुत प्रबल थी। आर्यन भी हैरान रह गया और मन ही मन सोचा, तेरी तो ये तो सचमुच एक दिव्य परी में बदल गई। इसके बाद लाल रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ गई। रॉयल कक्ष सामान्य हो गया, लेकिन वो पंखों का जोड़ा अभी भी था। कक्ष भी तहस नहस हो चुका था। इस पल लायबा के शरीर पर 3 स्थानों को छोड़कर जो पंखों के आवरण और अंदर से ढके थे, बाकी हिस्से साफ दिखाई दे रहे थे। वह बेमिसाल रूप से खूबसूरत लग रही थी। उसके शरीर से एक अनकही आभा निकल रही थी। वो जो पहले से ही बहुत सुंदर थी, अब और भी ज़्यादा सुंदर हो गई थी। वह काया, वह त्वचा, वह पतली टांगें, वह बेहद पतली कमर, वह बस अनुपम सुंदरी थी। लायबा खुद भी स्तब्ध थी। अपने शरीर में शक्ति को महसूस करते हुए उसका चेहरा उत्साह से भर गया और वह बोली, मैं मुझे शक्तियाँ महसूस हो रही है। मैं वह इतनी उत्साहित थी कि बोल नहीं पा रही थी। और उसी पल वो अचानक आगे बढ़ी और आर्यन की बाहों में झपट पड़ी।
उसका वो सफ़ेद पंख जो दीवार में धंसा था, पूरी दीवार को मक्खन की तरह काट गया, मानो उसके पंख एक तीखी ब्लेड हों जो एक सीधी रेखा में बदल गए। हर पंख स्टील की तलवार की तरह तेज था, बेमिसाल धारदार। उसी पल रॉयल कक्ष की दीवार पूरी ढह गई। सभी लोग गर्दन तानकर देखने लगे। एक अनुपम सुंदरी जिसकी पीठ पीछे विशाल पंख थे आर्यन की बाहों में लिपटकर रो रही थी। ये कैसी शक्ति है? हाय देवी, मुझे इतनी जलन हो रही है। ये शख्स कौन है? वो दिव्यपुरी, वो अनुपम सुंदरी, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसे छोड़ दे, अगर हिम्मत है तो मुझ पर आ। ये दृश्य अनगिनत लोगों को ईर्ष्या और जलन से भर गया। आर्यन भी इस अचानक गले लगाने से हैरान रह गया, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा गंदा था और वो पूरी तरह अलग चीज़ें सोच रहा था। अगर मैं इसे रगड़ लूँ तो क्या ये एक पक्षी को रगड़ने जैसा नहीं होगा? अगर जब मैं रक्तरानी जैसी एक सांप को रगड़ सकता हूँ तो क्या मैं एक पक्षी को नहीं रगड़ सकता? वह पूरी तरह उलझन में था। लायबा ने आर्यन की बाहों में खुद को झोंक दिया और पूरी ताकत से बोली, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आर्यन ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और बोला, रो मत, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। लायबा ने आर्यन को और कसकर गले लगा लिया और बोली, मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं, मैं बस तुझे गले लगाना चाहती हूँ, मैं बस रोना चाहती हूँ। वो छोटी सी नखरेल बच्ची की तरह बर्ताव कर रही थी। इससे लोग और भी ज्यादा ईर्ष्या करने लगे। अग्रेश्वर ने ठंडी हंसी हंसी और फिर जोर से चिल्लाया, अंशुल, क्या तू अब भी पिल नीलामी जारी नहीं करेगा? हमारा समय बर्बाद मत कर। आर्यन ने सिर घुमाकर अंशुल की ओर देखा और बोला, भाई अंशुल, इस कुत्ते को शांत कर। अंशुल का दिल भी गुस्से से भरा था और बोला, छोटे भाई, क्या मैं तुम्हारी इस नई पिल को नीलामी के लिए ले जा सकता हूँ? मैं अभी बहुत नाखुश हूँ। आर्यन ने कंधे उचकाए, बिल्कुल ले जा सकता है, अब वो तेरी पिल है, तू खुद फैसला कर। और हाँ, मैं भी बहुत नाखुश हूँ। आखिरी पिल जखीरे की नीलामी शुरू होती। मेजबान की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसी समय अंशुल सीधे नीलामी मंच पर चढ़ गया। मेजबान को नीचे उतारते हुए बोला, मैं हूं अंशुल, इस बार की पिल नीलामी मैंने आयोजित की है। इस वर्ष बहुत नई पिल्स नहीं है, सभी को निराश करने के लिए माफ़ी। लेकिन इस साल हमारे पास 2 ऐसी पिल्स हैं जो दबाकर रखी गई थीं। इन पिल्स के उजागर होने से पूरे डार्क वर्ल्ड और हकीम जगत में हलचल मच जाएगी। उसी वक्त अग्रेश्वर ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तू तो पूरे डार्क वर्ल्ड में तहलका मचा देगा। अंशुल, और थोड़ा लंबी फेंक सीधे देवलोक को हिला दे कि वहां के देवता भी कांप उठें। हा 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 हा। कई लोग जोर से हंस पड़े। इस साल की पिल नीलामी वाकई अच्छी नहीं थी। ये पहले की अपेक्षाओं से बहुत कम थी। कई लोग पिल्स के लिए आए थे, लेकिन किसी को भी कोई पिल पसंद नहीं आई। अंशुल ने हल्के से मुस्कुराया, मैंने अभी जो कहा वह वाकई रुड़िगत था। ये पिल वास्तव में देवलोक को भी हिला सकती है और देवता भी कांप उठेंगे। अग्रेश्वर फिर से हंसा, अरे अंशुल, तुमने सही कहा, वो देख, एक देवता तेरी पिल के लिए तेरे सिर के ऊपर तैर रहा है। हा 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 हा। किसे बेवकूफ़ बना रहा है? अगर तेरे पास ऐसी पिल होती तो अब तक निकाल चुका होता है ना। सियान ड्रैगन ने इस साल एक भी नई पिल नहीं बनाई। आज की पिल्स तो पुरानी नीलामियों की हैं। क्या तुझे लगता है हम मूर्ख हैं? अंशुल, अब और मत फेंक। पिल्स की बात छोड़, तू तो पूरे डार्क वर्ल्ड और हकीम जगत में तहलका मचाने की बात कर रहा है। तू मुझे कांपने पर मजबूर कर दे, बस वही काफ़ी है। हा हा हा। कई लोग फिर से हंसने लगे, लेकिन अंशुल गुस्से में नहीं भड़का, क्योंकि जैसा आर्यन ने कहा था, कुछ लोग खुद ही तमाचा मांगते हैं। अगर तुम उन्हें तमाचा नहीं मारोगे तो वह हमेशा घमंड करते रहेंगे। उसी पल अंशुल हल्का सा हिला। उसने अपने सीने से एक पिल निकाली और सावधानी से नीलामी मंच पर रखी। इस पिल का नाम है
अचानक उसे याद आया कि इस पिल का अभी कोई नाम नहीं था। उसकी नज़रें अनायास ही आर्यन की ओर मुड़ गईं। आर्यन भी पिल के नाम के बारे में सोच रहा था। अग्रेश्वर ने जोर से तंज कसा, एक ऐसी पिल जिसका तू नाम भी नहीं बता सकता। एल्डर अंशुल, तू वाकई बहुत लंबी फेंक रहा है। मैं तुझे इतने सालों से जानता हूँ, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि तू इतना बड़ा डींगबाज भी है। अंशुल के दिल में गुस्सा और भड़कने लगा। आर्यन भी मन ही मन बहुत नाखुश था। उसे अभी अग्रेश्वर को एक जोरदार तमाचा मार देना चाहिए था। तभी उसके दिमाग में लायबा के परिवर्तन की प्रक्रिया कौंध गई। नश्वर से दिव्य परी तक, दिव्य प्रभा। ये ख्याल आते ही तुरंत आर्यन ने अंशुल को मानसिक संदेश भेजा, दिव्य प्रभा पिल। अंशुल का दिल हल्का कांप उठा। वो इस नाम से हैरान रह गया। केवल दिव्य प्रभा जैसे शब्द ही इस पिल के योग्य थे। उसने अपनी आवाज़ फिर से ऊंची की और बोला, इस पिल का नाम है दिव्य प्रभा पिल। इसका प्रभाव है, सीधे शब्दों में कहें तो यह चंद्रकांति पुष्प से 1,00,000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। और साफ साफ कहें तो अभी निजी कक्ष में जो लड़की थी, उसने दिव्य प्रभा पिल खाकर ही अपनी ब्लड लाइन को देवस्तर तक पहुंचा लिया। इसकी शुरुआती कीमत 1,00,000 स्टार एम्बर है और प्रत्येक बोली कम से कम 5,000 की होनी चाहिए। बोली शुरू करें। जैसे ही उसकी आवाज़ थमी, पूरा नीलामी हॉल शांत हो गया। सभी अंशुल को मुंह फाड़े देख रहे थे। उनके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे थे। इस दुनिया में क्या सच में ऐसी कोई चमत्कारी पिल हो सकती है? क्या वास्तव में एक पिल से ब्लड लाइन को देव स्तर तक पहुंचाया जा सकता है? ये तो बस असंभव था। अंशुल ने और स्पष्टीकरण नहीं दिया। वो चुपचाप वहां खड़ा रहा। अग्रेश्वर पहले तो हैरान हुआ, फिर जोर से हंसा और बोला, अंशुल, क्या तेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? इस दुनिया में ऐसी पिल हो सकती है? क्या तुझे लगता है हम बेवकूफ़ हैं? शुरुआती कीमत 1,00,000 स्टार एम्बर। क्या तू पैसे के लिए पागल हो गया है? कई लोग आपस में चर्चा करने लगे। सभी को संदेह था, एक पिल में ऐसी चमत्कारी शक्ति होना नामुमकिन था। ब्लड लाइन प्रतिभा युद्ध कला की तरह ही थी। इसे भी निरंतर साधना से धीरे धीरे सुधारा जा सकता था। इसे एक झटके में देव स्तर तक ले जाना, ये तो बस असंभव था। उसी पल रत्नराज बाहर निकला और नीलामी मंच पर चढ़ गया। अंशुल ने हल्के से झुककर अभिवादन किया, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रत्नराज का चेहरा भावहीन था। वह दिव्य प्रभा पिल के पास गया। आधे सेकंड बाद उसका चेहरा अचानक से बदल गया और उत्साह से भर गया। उसके शरीर की सारी शक्ति फट पड़ी और उसकी आंखें चमकने लगीं। ये पिल, ये पिल। सभी उसकी ओर देख रहे थे। रत्नराज ने गहरी सांस ली और बोला, रत्नकुंज अपनी सारी संपत्ति और संसाधनों के साथ और मेरी जान की गारंटी देता है कि इस पिल के गुण एल्डर अंशुल ने जो कहा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये सुनते ही सबसे पहले अग्रेश्वर का चेहरा हिल गया। उसे लगा जैसे अंशुल ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, अध्यक्ष जी, कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई? उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही रत्नराज अग्रेश्वर के सामने उतर आया। उसे उदास आंखों से घूरते हुए और ठंडे स्वर में बोला, मैंने तुझे एक मौका दिया था, लेकिन तूने उसकी कद्र नहीं की। अब लगता है कि तेरी जान रखने का कोई मतलब नहीं है। तुरंत उसकी शक्ति उमड़ पड़ी और एक भयंकर दबाव नीचे उतर आया। अग्रेश्वर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। वो जमीन पर कुचल दिया गया। उसके साथ छिद्रों से खून बहने लगा। वह मर चुका था। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। आर्यन भी चुपके से हैरान था, कितनी प्रबल शक्ति। चंद्रतारा स्तर के अग्रेश्वर को एक ख्याल भर से तुरंत मार देना, ये किस स्तर की शक्तियां थी? मानव सम्राट सूची का योद्धा या उससे भी उच्च स्तर का? आर्यन का दिल अंदर तक से हैरान था।
रत्नराज ने अपनी आंखें उठाई और कहा, मेरे दिग्गज साथी जितने भी यहाँ छिपे हैं, मैं अपनी जान की गारंटी देता हूँ कि इस पिल के गुण निश्चित रूप से उससे ज़्यादा बेहतर हैं जो उसने कहा। और अगर संभव हो तो मैं चाहता हूँ कि इस पिल की नीलामी ना हो, ताकि मैं इसे खरीद सकूं। ये रत्नकुंज का नियम था। एक बार कोई वस्तु नीलामी मंच पर आ गई तो उसमें रत्नकुंज के लोगों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। ये कीमत बढ़ाने से रोकने के लिए था। उसी पल भीड़ में एक कुबड़ वाला बूढ़ा जो टेढ़ी मेढ़ी लाठी पकड़े था बोला, ये बूढ़ा अत्रियोगी 5 लाख स्टार एम्बर की बोली लगाता है। अत्रियोगी, ये शख्स कहाँ से आया? एक ऐसा बूढ़ा आदमी जो गले तक दफन हो चुका है 5 लाख स्टार एम्बर की बोली लगा रहा है, क्या ये पागल है? क्या इसके पास इतना पैसा भी है? जब सभी जोर शोर से चर्चा कर रहे थे, एक और बूढ़ा खड़ा हुआ। चूंकि अत्रियोगी ने बोली लगाई है तो ये बूढ़ा प्रणवेश्वर 10 लाख स्टार एम्बर की बोली लगाता है, सीधे 5 लाख स्टार एम्बर की वृद्धि। अब ये प्रणवेश्वर कौन है? 10 लाख स्टार एम्बर, ये कितना पैसा है? पागल हो गए हो क्या? मैं 20 लाख स्टार एम्बर की बोली लगाती हूँ। एक बूढ़ी औरत जिसके सिर पर काला फूल था अचानक प्रकट हुई और हल्के से बोली, इस बूढ़ी को इस पिल की ज़रूरत है, कृपया उदार बने। इसके बाद कुछ और लोग जिनके नाम कोई भी नहीं जानता था प्रकट हुए और सभी ने ऊंची से ऊंची बोली लगाई। हर बार कीमत 5 लाख स्टार एम्बर से ज़्यादा बढ़ रही थी। आर्यन बुदबुदाया, ये लोग आखिर कौन हैं? सियान ड्रैगन का चेहरा बेहद उत्साहित था, पर मसूची और मानव सम्राट सूची के महादिग्गज कमाल, हाहा कमाल है, वाकई कमाल है। इन बोलियों को सुनकर सबसे ज़्यादा उत्साहित ना तो आर्यन था ना ही सियान ड्रैगन, बल्कि वीरन था। कीमत जितनी ऊंची होती थी बोली लगाना उतना ही रोमांचक होता था। अगर कोई बोली लगा सकता था तो इसका मतलब था कि उसके पास पर्याप्त धन था। इस तरह बोली लगाना और भी दिलचस्प हो जाता था। इसीलिए पूरे हॉल में सबसे उत्साहित लोग वो महारथी नहीं थे जो बोली लगा रहे थे, ना ही रत्नकुंज का अंशुल था। ये थे भीड़ में वीरन और अन्य साथ छिपे हुए वॉर गॉड। वे सभी बेहद उत्साहित थे, क्योंकि अगर ये लूट सफल हो गई तो उनकी बाकी जिंदगी खाने पीने की चिंता से मुक्त हो जाएगी। वे जहां चाहें अपने मास्टर को ढूंढने जा सकते थे। एकाक पल प्रणवेश्वर ने फिर से बोली लगाई और बोला, कालिका देवी, तुम्हारी ब्लडलाइन पहले ही देव स्तर तक साधित हो चुकी है। अत्रियोगी भाई, तुम्हारी ब्लडलाइन भी ऐसी ही है। मेरी ब्लडलाइन प्रतिभा में अभी भी थोड़ी कमी है, क्यों ना तुम इसे मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ मैं शतायु बीज की नीलामी में हिस्सा नहीं लूँगा। उसे वाकई इस दिव्य प्रभा पिल की ज़रूरत थी। अत्रियोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई प्रणवेश्वर, जब तूने ऐसा कह ही दिया तो मैं तुझे कैसे मना कर सकता हूँ। लेकिन तू शतायु बीज की नीलामी में हिस्सा नहीं लेगा। कालिका भी उसकी ओर देख रही थी। प्रणवेश्वर ने कहा, बिल्कुल, मैं प्रणवेश्वर अपने वचन का पक्का हूँ। अंत में एक समझौता हो गया। जैसे ही हथौड़ा गिरा अंशुल का शरीर कांप उठा। आज तक पिल नीलामी में कभी इतनी चौंका देने वाली बोली नहीं लगी थी। एकाक पल क्या था, ज़्यादातर योद्धा स्टार क्रिस्टल और स्टार एम्बर मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन बहुत कम लोग आग पल के बारे में जानते थे, क्योंकि ये केवल महादिग्गजों की मुद्रा थी। यह ज़्यादातर महाशक्तिशाली कुलों और संप्रदायों के पास होते थे। केवल एक आग पल की कीमत से स्टार क्रिस्टल और स्टार एम्बर का एक छोटा पहाड़ बन सकता था। अंशुल ने खुद को शांत किया और मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो महोदय प्रणवेश्वर जी, ये पिल आपकी हुई। प्रणवेश्वर ने अपनी चेतना को हिलाया और एक छोटा काला थैला मंच पर उड़ गया। उसने कहा, एकाक पल। इसके बाद अंशुल ने तुरंत किसी को पिल सावधानी से आगे भेजने को कहा।
प्रणवेश्वर ने गोली लेने के बाद रुका नहीं और तुरंत उसे निगल लिया। एक आध पल की कीमत वाली चीज को खा लेना ही बेहतर था। इसके अलावा वो ये भी जानना चाहता था कि क्या ये पिल वाकई अध्यक्ष रत्नराज ने जैसी बताई थी वैसी शक्तिशाली थी। अगर नहीं तो उसके पास पैसा वापस लेने का बहाना होता। यही कारण था कि वो इसे मौके पर ही परखना चाहता था। प्रणवेश्वर ने रत्नराज की ओर देखा और बोला, अध्यक्ष रत्नराज, अगर ये पिल तुमने जैसी बताई वैसी नहीं हुई तो तुम्हें अंजाम पता है ना। अंशुल ने भौहें सिकोड़ लीं। लायबा का परिवर्तन हो गया था, लेकिन ये गारंटी नहीं थी कि हर कोई परिवर्तन से गुजर सकता था। पिल्स भी व्यक्ति के अनुसार अलग अलग प्रभाव डालती थीं, लेकिन रत्नराज के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था। उसने शांति से कहा, प्रणवेश्वर भाई, तुम जल्द ही शक्ति का अनुभव करोगे। मैं जितना भी समझाऊं या वादा करूं वो बेकार है। लेकिन ये पिल उस महान व्यक्ति ने बनाई थी। बाकी लोग नहीं जानते थे कि वो महान व्यक्ति कौन था और ना ही उन दिग्गजों को पता था। लेकिन वो जानते थे कि इस नीलामी में एक शतायु बीज नाम की पिल थी जो उम्र को 100 साल बढ़ा सकती थी। वाकई दिव्य प्रभा पिल का प्रकट होना एक शक्तिशाली प्रचार था। जैसे ही इस पिल का प्रभाव सामने आएगा, शतायु बीज की नीलामी चरम पर पहुंच जाएगी। प्रणवेश्वर ने ठंडी हंसी हंसी, बस वैसा ही हो जैसा तूने कहा, वरना मैं तुम्हारे पूरे रत्नकुंज को तहस नहस कर दूंगा। उसी पल प्रणवेश्वर का चेहरा अचानक बदल गया और उसके शरीर में एक लाल रोशनी चमकी और एक प्रबल आभा तुरंत फट पड़ी। प्रणवेश्वर तुरंत ही पालथी मारकर बैठ गया और लाल रोशनी की भयंकर लहरें बाहर की ओर लहराने लगीं। ये बहुत गहरी थी। ये क्या हो रहा है? वही लाल रोशनी जो पहले थी। क्या ये पिल सचमुच ब्लडलाइन की शक्ति को शुद्ध कर रही है? क्या ये पिल वाकई इतनी जादुई है? कुछ सेकंड बाद धड़ाम, एक विशालकाय हाथी की भयंकर गर्जना गूंजी और पूरा नीलामी हॉल जोर से हिल गया। अत्रियोगी और कालिका देवी हैरान रह गए और उनके चेहरों का रंग उड़ गया। उनकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें पछतावा हो रहा था। उन्हें वो दिव्य प्रभा पिल छोड़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि प्रणवेश्वर की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी, खासकर उसकी ब्लडलाइन की शक्ति। ये लगातार मजबूत हो रही थी और सक्रिय हो रही थी, मानो वो दूसरी जवानी बिखेर रहा हो। कुछ और सेकंड बीते। धड़ाम, एक जोरदार आवाज के साथ प्रणवेश्वर के शरीर पर एक प्रबल प्राचीन हाथी की विशालकाय छाया प्रकट हुई। हाथी का शरीर हर तरह के चिन्हों से ढका था और ये बेहद शक्तिशाली था। ब्लडलाइन में सुधार। ये सचमुच ब्लडलाइन सुधारने वाली पिल है। यह अविश्वसनीय है। कुछ ही सेकंड में ब्लडलाइन का ब्रेक थ्रू करना एक ऐसी पिल है। इसके तुरंत बाद प्रणवेश्वर के शरीर की आभा अचानक उसके काबू में वापस खींच गई। अब उसकी ब्लडलाइन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, लेकिन अभी उसे और वक्त चाहिए था। ये उसका सबसे कमजोर पल भी था। अगर कोई उस पर हमला करना चाहता तो वो खत्म हो जाता। उसे सावधान रहना था। उसने अपनी आभा वापस खींची और अचानक बोला, तुम्हारे रत्नकुंज के पास ऐसी कितनी पिल्स हैं? मैं 2 आंख पल देकर एक और खरीदूंगा। ये सुनते ही पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। अत्रियोगी ने धीरे से कहा, भाई प्रणवेश्वर, लगता है तूने ब्रेक थ्रू कर लिया। कालिका देवी ने भी हल्के से कहा, बधाई हो प्रणवेश्वर भाई। प्रणवेश्वर ने जोर से हंसते हुए कहा, हा, आखिरकार मुझे पता चला कि देव स्तर ब्लडलाइन की शक्ति क्या है। शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। इस पिल का नाम क्या है? अंशुल ने तुरंत कहा, दिव्य प्रभा पिल। प्रणवेश्वर ने कहा, वाकई दिव्य प्रभा पिल का गुण इसके नाम की तरह है। ये सड़ चुके को जादुई बनाती है और नश्वर को दिव्य परिवर्तन की अवस्था में ले जा सकती है।
ये दिव्य प्रभा पिल वाकई जबरदस्त है। वह अपने दिल में बहुत उत्साहित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पिल इतनी बड़ी शक्ति ला सकती है। उसे अब ऐसा लग रहा था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो मानव सम्राट सूची में कुछ रैंक और ऊपर चढ़ सकता है। प्रणवेश्वर ने अत्रियोगी और कालिका देवी की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। मुझे तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना होगा कि तुमने इसे मुझे दे दिया। अत्रियोगी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बस अपना वादा मत भूलना। तू अब शतायु बीज के लिए बोली नहीं लगा सकता। हाँ। प्रणवेश्वर स्तब्ध रह गया। क्या मैंने सच में ऐसा कहा था? ये सुनते ही अत्रियोगी का चेहरा अचानक बदल गया और उसने प्रणवेश्वर को उदास आंखों से घूरते हुए कहा, क्या तू बेशर्मी पर उतर आया है? प्रणवेश्वर, इतने लोगों ने सुना। तू अपने वादे से मुकर नहीं सकता। किसने सुना? प्रणवेश्वर ने अपने पास खड़े व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, तूने सुना? वह व्यक्ति आधे सेकंड के लिए हिचकिचाया। उसी पल प्रणवेश्वर की चेतना हिली और उस व्यक्ति का सिर फट गया। प्रणवेश्वर ने फिर पूछा, किसने सुना? सभी चुप हो गए और सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। शक्ति से सब कुछ कुचल देना। महादिग्गजों की शक्ति क्या थी? यही तो थी। एक वाक्य से कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं थी। अगर कोई बोलने की हिम्मत करता तो वो मारा जाता। कौन मूर्ख बेफालतू में अपनी जान गंवाता? कालिका देवी ने उसे घूरते हुए कहा, प्रणवेश्वर, आखिर तू करना क्या चाहता है? प्रणवेश्वर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो कुछ नहीं करना चाहता। मैं बस एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहता हूँ और बाकी सब की तरह शतायु बीज के लिए बोली लगाना चाहता हूँ। इतना कहकर वो बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और विश्राम करने लगा। अन्य महादिग्गजों को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर यह सही वक्त और सही जगह नहीं थी। इसलिए वो भी बैठ गए और धैर्य से इंतजार करने लगे। वीरन, ऐसा लगता है कि अभी एक और शक्तिशाली पिल है, गौरांग ने फुसफुसाया। हाँ, उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है जैसे करोड़ों स्टार एम्बर की दिव्य प्रभा पिल भी उसके सामने कुछ नहीं है। यानी अभी भी कोई और शक्तिशाली पिल बची है। वीरन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। गौरांग ने धीरे से पूछा, क्या हमें अपनी योजना बदल देनी चाहिए? डिवाइन स्क्रॉल को लूटने के बजाय उस शतायु बीज को लूटे। ये शतायु बीज नीलामी सूची में भी नहीं था, यानी इसे बाद में जोड़ा गया। इस तरह की चीज़ निश्चित रूप से बहुत खास होगी। क्यों ना? हम सभी डिवाइन स्क्रॉल के बारे में जानते थे, लेकिन शतायु बीज का रैंक केवल कुछ महादिग्गजों को पता था और वो इसके लिए ही यहाँ आए थे। इसी से शतायु बीज की कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वीरन ने भौहें सिकोड़ ली और आधे मिनट की चुप्पी के बाद वो आखिरकार बोला, ठीक है, योजना बदल दो। अब हम उस पिल को लूटेंगे। फिर उसने तुरंत औजा से कहा, उन्हें बता कि योजना बदल गई है। औजा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने हल्के से सिर हिलाया। कुछ सेकंड बाद वह उदासीन स्वर में बोली, मैंने उन्हें बता दिया, वो सभी सहमत हैं। वीरन ने औजा को हैरानी से देखा। औजा ने हल्के से कहा, चिंता मत कर, मेरी संदेशवाणी कोई नहीं सुन सकता, यहाँ तक कि वो दिग्गज भी नहीं जो अभी दिव्य प्रभा पिल के लिए बोली लगा रहे थे। गौरांग ने बुदबुदाते हुए कहा, कमाल की शक्ति है। जब कोई महायोद्धा अपनी शक्तियों से मानसिक संदेश भेजता है तो उसे भी सुना जा सकता है, लेकिन औजा की मानसिक संदेशवाणी कोई भी नहीं सुन सकता था, क्योंकि उसकी संदेशवाणी की गति स्वॉर्ड स्पिरिट्स की संदेशवाणी थी। नीलामी मंच पर अंशुल ने हल्के से कहा, अगला है खजानों की नीलामी। फिर वो मंच से उतर गया और आगपल के साथ रॉयल कक्ष में दौड़ते हुए पहुंचा। उसका चेहरा उत्साह से भरा था और अब भी उसकी आवाज़ कांप रही थी, आगपल है स्वर्ग। सियान ड्रैगन ने कहा, एक दिव्य प्रभा पिल की कीमत एक आगपल है। सूरमास का चेहरा भ्रम से भरा था।
वह अपनी उंगलियों पर गिनते हुए बोला, 1 स्टार एम्बर 10,000 स्टार क्रिस्टल के बराबर है। 1 स्टार क्रिस्टल से 10,000 गायें, 30,000 भेड़ें और 10 से ज़्यादा बीवियां खरीदी जा सकती हैं। एक आख पल से कितनी गायें, भेड़ें और कितनी बीवियां मिल सकती हैं? हम अमीर हो गए, सचमुच अमीर हो गए। उसके चेहरे पर मूर्खतापूर्ण भाव था। अंशुल ने आख पल का काला थैला आर्यन को सौंपा और बोला, शुक्रिया भाई। उसने अपने गुस्से को जोरदार तरीके से निकाल लिया था। अग्रेश्वर को करारा तमाचा पड़ा था और अध्यक्ष ने उसे कुचल दिया था। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि आर्यन ने उसे मौका दिया, वरना वो खुद ही मुसीबत में पड़ जाता। वह लंबे समय से अग्रेश्वर को तमाचा मारना चाहता था। अब वह इच्छा पूरी हो गई थी। उसका दिल कृतज्ञता से भरा था। आर्यन ने कहा, पिल तुम्हारी थी और पैसा भी तुम्हारा है। अंशुल ने कहा, भाई आर्यन, मैं इस पैसे का 1 टका भी नहीं ले सकता। तू इसे ले और जो चाहे खरीद। सियान ड्रैगन ने भी कहा, गुरु तू पहले ये पैसा रख ले, देख क्या तुझे कुछ चाहिए। अंशुल ने कहा, हाँ, यह एप्पल डिवाइन स्क्रॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए काफ़ी हैं। आर्यन उनसे बहस नहीं कर सका और बोला, ठीक है, इस नीलामी के बाद मैं बाकी पैसा तुम्हें लौटा दूंगा। खरीदने की बात आई तो आर्यन को वाकई कई चीज़ें चाहिए थीं। जो भी आर्केन रैंक खजाने थे उसे सब के सब चाहिए थे, और नवप्रभा तकनीक भी थी जो उसे चाहिए थी। इसके बाद नीलामी जारी रही, लेकिन खजानों की शुरुआती चीज़ें साधारण थीं, उनमें कुछ खास नहीं था। इस बीच आर्यन के पास एक और ज़रूरी काम था और वो था लायबा की बीमारी को ठीक करने वाला मिशन सक्रिय करना और इनाम पाना। उसका विचार हिला, मिशन का इनाम सक्रिय करो। डिंग, बधाई हो आर्यन, लायबा को ठीक करना, मिशन पूरा हुआ। पुरस्कार 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 50,000 काल ऊर्जा पॉइंट्स, औषधि कौशल 3 लेवल ऊपर और 2 विशेष वस्तुएं। क्या आप विशेष वस्तु खोलना चाहते हैं? आर्यन उत्साहित हो गया और मन ही मन कहा, अब मेरी किस्मत आजमाने का समय है। खोलो। डिंग, बधाई हो आर्यन, डबल एक्सपी कार्ड प्राप्त करने के लिए। आर्यन थोड़ा नाखुश हुआ, कई महीनों का मिशन और मिला बस डबल एक्सपी कार्ड। ये क्या बकवास है। दूसरी सूचना बजी। डिंग, बधाई हो आर्यन, अस्त्रश्रेष्ठा प्राप्त करने के लिए। अस्त्रश्रेष्ठा। आर्यन का दिल कांप उठा, कमभक्त, ये तो स्वर्ग के अस्त्र विधाता है। वस्तु, अस्त्रश्रेष्ठा की शक्ति। समय 5 मिनट। विवरण, कोई भी महाशक्तिशाली अस्त्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी अस्त्र को और शक्तिशाली किया जा सकता है। खराब अस्त्र को जादुई बनाया जा सकता है। इसकी तो ये तो सीधे स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। आर्यन उत्साह से चिल्लाया। उसके चेहरे पर आई खुशी को बयां नहीं किया जा सकता था। वह वास्तव में बहुत ज़्यादा उत्साहित था और बोला, मैं जानता था, मुझे पता था, जब आचार्य अमृतेश जैसे हकीम देव की शक्ति मिल सकती है तो बाकियों की क्यों नहीं। इस बार खुद अस्त्रश्रेष्ठा की शक्ति है, अगली बार अन्य कौशलों के देव भी होंगे। हाँ, मैं तो अजेय हो जाऊंगा। आर्यन चाहता था कि वो तुरंत असुरा ब्लेड को मजबूत कर दे, लेकिन अस्त्रश्रेष्ठा की शक्ति की समय सीमा बस 5 मिनट थी। उसका वक्त आचार्य अमृतेश जितना ही कीमती था। इसके अलावा आर्यन के पास अभी कोई सामग्री भी नहीं थी। अभी कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं। आर्यन का दिल खुशी से भरा था। उसी समय नीलामी मंच से एक आवाज़ आई, अगली वस्तु है नवप्रभा तकनीक। शुरुआती कीमत 300 स्टार एम्बर, प्रत्येक बोली कम से कम 30 स्टार एम्बर से कम नहीं होनी चाहिए। उसी पल स्वर्गांत घाटी का यंग मास्टर शर्वान अचानक खड़ा हुआ और बोला, मैं 500 स्टार एम्बर की बोली लगाता हूँ। उसकी आवाज़ सुनते ही बोली लगाने वाले कई लोग रुक गए। कोई भी स्वर्गांत घाटी को नाराज़ करना नहीं चाहता था।
नवप्रभा तकनीक। आर्यन का चेहरा सामान्य हो गया, वो खिड़की की ओर गया और बोला 1,00,000 स्टार एम्बर। शरवान ने अपनी आंखें उठाईं और आर्यन को सीधे घूरने लगा, उसका सिर गुस्से से धुआं छोड़ रहा था। आर्यन ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, क्या घूर रहा है कंगाल, अगर खरीदना है तो बोली लगा, जल्दी बोली लगा, अगर पैसे नहीं हैं तो चुपचाप एक तरफ हट जा, वैसे पैसे नहीं हैं तो नीलामी में क्यों आया, ये अमीरों के खेलने की जगह है, तेरे जैसे कंगालों की नहीं। मुझे तो लगता है तू यहाँ तमाशा दिखाने आया है ना। आर्यन के आगे कुछ बोलने से पहले ही शरवान ने एक और मुट्ठी खून उगल दिया। इस बार तो उसके सिर के ऊपर का HP बार आधा हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे वो गंभीर रूप से घायल हो गया हो। 1,00,000 स्टार एम्बर 1, 1,00,000 स्टार एम्बर 2, 1,00,000 स्टार एम्बर 3। बिक गया। भीड़ में छिपे गौरांग ने रॉयल कक्ष की खिड़की पर खड़े आर्यन को घूरा और बुदबुदाया, ये लड़का इतना घमंडी है क्या, मुझे बाद में इसका हिसाब करना चाहिए। वीरन के होंठ हल्के से मुड़े और वो उत्साह से हंसा, मेरे मन में भी यही चल रहा है। वास्तव में धन से सब कुछ आसान हो जाता है। आर्यन ने भी पल भर में नवप्रभा तकनीक आसानी से हासिल कर ली। तकनीक को हाथ में लेते हुए आर्यन ने इसे स्पेस रिंग में रखा और मन में कहा, सीखो। डिंग, बधाई हो आर्यन, सफलतापूर्वक नवप्रभा तकनीक को सीखने के लिए 100 XP पॉइंट्स, 100 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स प्राप्त हुए। स्किल, नवप्रभा तकनीक। स्तर, सुप्रीम स्टार। गुण, आंतरिक शक्ति। विवरण, ये तकनीक 9 परतों में विभाजित है। प्रत्येक परत अग्नि शक्ति को एक प्रबल हमले में बदल सकती है। चाहे ये तकनीक अच्छी हो या बुरी, आर्यन इसे सीखना और हासिल करना चाहता था, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जिन्हें देखे बिना ही आपका लेने का मन करता है। बस ऐसे ही आर्यन इस तकनीक के नाम को सुनकर इसकी ओर आकर्षित हो गया था। इसकी दूसरी वजह ये थी, पिछली दुनिया में उसने ऐसे कई उपन्यास पढ़े थे जिनमें ऐसी ही मिलती जुलती नाम की तकनीक थी। बस इतना ही। हालांकि इस तकनीक के वास्तविक गुण और उसकी पिछली दुनिया की तकनीक के गुण बिल्कुल अलग थे, फिर भी उसने इसे ले लिया। पता नहीं दादाजी और छोटी कैसे होंगे, आर्यन ने मन में बुदबुदाया और फिर सोचा, वैसे वो दुनिया इतनी भी खास नहीं है, यहाँ मेरे पास सब कुछ है। बस मुझे दादाजी और छोटी की फिक्र है, काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि मैं उन्हें भी यहाँ ला सकूं। फिर कोई चिंता नहीं होगी। इसके बाद नीलामी जारी रही। आर्यन खिड़की से नहीं हटा, वह सिस्टम के जरिए मंच पर आती हर वस्तु को देखता रहा। 3,00,000 स्टार एम्बर। इस महाशय ने 3,00,000 स्टार एम्बर की बोली लगाई है, क्या कोई इससे ऊंची बोली लगाएगा? 3,00,000 स्टार एम्बर 1, 3,00,000 स्टार एम्बर 2, 3,00,000 स्टार एम्बर 3। इससे पहले कि वो 3 बोल पाता, आर्यन ने हल्के से हाथ उठाया और बोला 4,00,000। सभी की नज़रें आर्यन की ओर मुड़ गईं। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें गुस्से से भरी थीं। उसने तीखे लहजे में कहा, क्या तुझे इस हथियार के बारे में कुछ पता भी है? क्या तू इस हथियार को जानता भी है? आर्यन ने कंधे उचकाए और बोला, तो क्या हुआ? मेरे पास पैसा है, अगर तुझे गुस्सा आ रहा है तो बोली बढ़ा। तो अधेड़ उम्र का व्यक्ति गुस्से से तिलमिला गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। 3,00,000 स्टार एम्बर पहले ही उसकी सीमा थी, इससे ज़्यादा वह सहन नहीं कर सकता था। 4,00,001, 4,00,002, 4,00,003। बिक गया। आर्यन ने एक बार फिर से बोली जीत ली। यह एक हुक जैसा हथियार था। अंशुल ने कहा, भाई आर्यन, तूने ये चीज़ क्यों खरीदी? ये हुक बुरा नहीं है, लेकिन ये तुझे बिल्कुल सूट नहीं करता। इसे खरीदने का कोई मतलब नहीं। और अगर तू सारे स्टार एम्बर खर्च कर देगा तो डिवाइन स्क्रॉल के लिए बोली कैसे लगाएगा? हालांकि अंशुल ने आग पल के रूप में आर्यन को एक विशाल धनराशि दी थी।
लेकिन यहाँ एक से बढ़कर एक दिग्गज थे जिनके पास अनंत धन था। अगर वो ऐसे ही खर्च करता रहा तो बोली हार जाएगा। दरअसल कक्ष में लौटने से पहले रत्नराज ने उसे संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि वो एप्पल आर्यन को दे दे ताकि उसके पास डिवाइन स्क्रॉल के लिए बोली लगाने के लिए पर्याप्त धन हो। भले ही रत्नराज ने ये ना कहा होता, अंशुल उसे दे ही देता। लेकिन आर्यन को इतनी फिजूल खर्ची करते देख उसे चिंता होने लगी कि अगर वो इसी तरह चीज़ें खरीदता रहा तो डिवाइन स्क्रॉल के लिए बोली लगाने के लिए उसके पास पैसा नहीं बचेगा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, कौन कहता है कि मैं डिवाइन स्क्रॉल खरीदने जा रहा हूँ? मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। और आर्यन ने हुक को लिया और अपनी स्पेस रिंग में रख लिया। फिर एक विचार के साथ बोला, ऊर्जा भर दो। डिंग। सृष्टिनाश दंड को ऊर्जा मिली है। 4 सितारे पूरे हुए। 4 लाख स्टार एम्बर में एक आर्केन रैंक खजाना। ये सौदा तो फायदे का था। आर्यन के लिए इससे ज्यादा फायदेमंद क्या हो सकता था? एक आर्केन रैंक खजाना सृष्टिनाश दंड की ताकत को 1 सितारे से बढ़ा सकता था, यानी सिर्फ कुछ ही लाख स्टार एम्बर में। कम से कम आर्यन को अभी तो कुछ और सूझ नहीं रहा था। जो चीज़ें उसे ज़रूरी थीं उनके लिए आर्यन कभी कंजूसी नहीं करता था। इसके अलावा पूरे हॉल में शायद वही अकेला था जो एक नज़र में बता सकता था कि नीलामी में कोई वस्तु आर्केन रैंक खजाना है या नहीं। और रही बात डिवाइन स्क्रॉल की, तो आर्यन ने शैतानी ढंग से मुस्कुराया और कहा, अगर खरीद नहीं सके तो लूट तो सकते हैं ना? अंशुल थोड़ा स्तब्ध रह गया। आर्यन ने अंशुल के कंधे पर थपथपाया और हंसते हुए कहा, मजाक कर रहा हूँ, घबरा मत। एक आध पल में डिवाइन स्क्रॉल खरीदना ये लगभग असंभव था। इसे हासिल करने का केवल एक ही रास्ता था, लूटना। इसलिए आर्यन तैयारी कर रहा था। वह सृष्टिनाश दंड के ऊर्जा स्तरों को लगातार बढ़ा रहा था ताकि उसे सूर्य गरुड़ की शक्ति का ज्यादा समय मिले। 3 सेकंड नहीं बल्कि कम से कम 3 मिनट। ऐसे में इस नीलामी में हंगामा मचाना तो आसान था। उस वक्त उसे कौन रोक सकता था? वो जो चाहे जिससे चाहे लूट लेगा। नीचे नीलामी मंच पर वस्तुएं एक एक करके नीलाम हो रही थी। अंत में आर्यन ने लगातार 3 बोलियां लगाए और तीनों जीत ली। सबसे ज्यादा बोली 1 लाख स्टार एम्बर की थी। उसने 3 आर्केन रैंक खजाने हासिल किए। सृष्टिनाश दंड की ऊर्जा भी 7वें सितारे तक बढ़ गई थी, मगर वो अभी भी सृष्टिनाश दंड की असल शक्ति को सक्रिय नहीं कर सका। उसे कितने सितारों की ऊर्जा चाहिए थी? आर्यन को कोई अंदाजा नहीं था। शायद 10, शायद 100। आखिरकार ये एक ओमनिवर्स अस्त्र था। 3 चीजें खरीदने के बाद आर्यन के पास एक भी पैसा नहीं बचा था। फिर वह सियान ड्रैगन की ओर मुड़ा और शर्मिंदगी के साथ बोला, भाई सियान, मैंने तुम्हारे 50,000 स्टार एम्बर खर्च कर दिए, लेकिन चिंता मत करो, शतायु बीज की नीलामी के बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगा। सियान ड्रैगन ने तुरंत कहा, गुरु तू मुझे पराया समझ रहा है? अगर और चाहिए तो बोलो। मेरी हैसियत से मैं रत्नकुंज में 1 लाख स्टार एम्बर तक उधार ले सकता हूँ। आर्यन ने हाथ हिलाया और बोला, नहीं चाहिए। मैंने कुछ और चीजें देखी और कोई भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। अब बस आखिरी डिवाइन स्क्रॉल का इंतजार है। उसी पल अंशुल ने बाहें सिकोड़ ली और हल्के से कहा, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो, और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। नीलामी अपने सबसे तनावपूर्ण दौर में प्रवेश कर चुकी थी, क्योंकि इस समय रत्नकुंज के 2 एल्डर नीलामी मंच पर खड़े थे। कुछ दिग्गजों ने एक नज़र में पहचान लिया कि ये दोनों एल्डर मानव सम्राट सूची के योद्धा थे। मेजबान ने दोनों हाथ उठाए और गंभीर आवाज में कहा, अब नीलामी अपने अंतिम पड़ाव पर है। वह चरण जिसका इंतजार आप सभी कर रहे थे। पेश है इस नीलामी का शिखर, डिवाइन स्क्रॉल। तुरंत ही पूरा हॉल जैसे सांस रोककर मंच पर टिक गया। सैकड़ों गर्दनें ऊपर उठीं। मेजबान ने होठों पर हल्की लेकिन रहस्यमयी मुस्कान सजाए। आप सभी परिचित हैं किंवदंतियों से। कुछ कहते हैं डिवाइन स्क्रॉल योद्धाओं के लिए स्वर्ग का मार्ग है, कुछ कहते हैं ये देवत्व की सीढ़ी है, लेकिन एक बात निश्चित है, ये वो खजाना है जो किसी की नियति को पूरी तरह बदल सकता है। अब डिवाइन स्क्रॉल लाओ। 2 कर्मचारी जल्दी से एक भारी भरकम संदूक उठाकर लाए। संदूक धीरे धीरे खोला गया और ढक्कन उठते ही अंदर से एक सुनहरी आभा फूट पड़ी। इसमें एक स्क्रॉल था, मानो प्रकाश का बना हुआ हो। बैंगनी आभा बिखेर रहा था। आर्यन का दिल कांप उठा, क्या जबरदस्त चीज है। उसी पल अंशुल एक बार फिर कक्ष में आया। उसने एक स्पेस रिंग निकाली और आर्यन को देते हुए कहा, यह शतायु बीज की अग्रिम राशि है जो अध्यक्ष ने दी है। 2 पल आर्यन ने अंशुल की ओर देखा, लेकिन तुरंत स्पेस रिंग नहीं ली। इसके बजाय उसने पूछा, अध्यक्ष रत्नराज, मुझे डिवाइन स्क्रॉल हासिल करने के लिए इतना क्यों चाहते हैं? क्या उन्हें इतना यकीन है कि मैं देव मीनार की परीक्षा पास कर लूंगा? अंशुल ने कहा, अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तेरा एकमात्र रास्ता है। एकमात्र रास्ता? हा हा हा। आर्यन हंसा, जब तुम्हारा अध्यक्ष इतना उत्साहित है तो मेरे पास पैसा लेने के सिवा कोई चारा नहीं। पैसा ना लेना तो बेकार होता, और वैसे भी यह उसका अपना पैसा था, शतायु बीज का अग्रिम भुगतान। तो वो स्वाभाविक रूप से इसे लेने से मना नहीं करता। जहाँ तक डिवाइन स्क्रॉल की बात थी तो आर्यन का इसे लेने का कोई इरादा नहीं था। अपने दिल की गहराई से वो रत्नराज की बात को नकारता था कि डिवाइन स्क्रॉल उसका एकमात्र रास्ता है। डिवाइन स्क्रॉल की शुरुआती कीमत 5 लाख स्टार एम्बर है। प्रत्येक बोली कम से कम 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अब नीलामी शुरू करें। जैसे ही मेजबान ने बोलना खत्म किया, सामने बैठे कई रईस